नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की खबरों की ओर। रायबरेली से खबर सामने आई है, जहां पर भले ही सही तरीके से परीक्षा कराने का दावा किया जा रहा हो, पर बोर्ड परीक्षा की पोल जिले में एक वायरल वीडियो ने खोल कर रख दी है। ये बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद बोर्ड की ही प्रैक्टिकल परीक्षा हाई स्कूल और इंटर के परीक्षार्थी दे रहे हैं। यहाँ पर जिले के सलोन पटेल शिक्षा सदन इंटर कॉलेज में स्कूल के ही कुछ छात्राओं को खुलेआम स्कूल के जिम्मेदारी द्वारा ही नकल करवाए जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यहाँ पर छात्राएं धड़ल्ले से नकल कर रही हैं और इस पूरे मामले में प्रैक्टिकल के नाम पर स्कूल प्रशासन द्वारा अवैध वसूली की बात भी सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर ओम शंकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, आपसे जानना चाहिए कि वीडियो जो सामने आया है कब का बताया जा रहा है? हाँ, ये अभी 3 दिन पहले जो इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान की प्रैक्टिकल की परीक्षा थी, ये उसी दिन का वीडियो है। और ये वीडियो उसी विद्यालय में प्रैक्टिकल देने के एक छात्र के द्वारा बनाया गया, जिसमें उस बच्चे ने मौखिक रूप से बताया है कि जिन लोगों से विद्यालय प्रबंधन ने पैसा लिया है उनको तो नकल कराई जा रही है, और जिन बच्चों ने उनको जो सुविधा शुल्क नहीं दिया है उन बच्चों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। तो इसमें ये बात सामने निकल के आई है कि जिन लड़के या लड़कियों ने प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए पैसा दिया है उनको एक अलग सुविधा दी जा रही है, और जिन बच्चों ने विद्यालय प्रबंधन को धन मुहैया नहीं कराया है उनकी अलग व्यवस्था है। इसी से उस बच्चे ने वीडियो बनाया, और ये वीडियो जो है उसी प्रैक्टिकल देने वाले छात्र के द्वारा ही बनाया गया है। तो ओम शंकर, ये वीडियो आने के बाद से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक देखने को मिली है? बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, इसमें डीआरएस ओमकार राणा जी से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ये वीडियो संज्ञान में आया है और इसके बाद जो है इसकी जो है गहनता से जांच कराई जाएगी। अगर दोषी पाया जाएगी तो विद्यालय के ऊपर निश्चित कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जी, तो ओम शंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर नकल हो रही है, कितने वहां पर स्कूल के शिक्षक वहां पर मौजूद थे? कुछ स्कूल के पता चल पाया है कि कौन सा ये स्कूल है, और इसके जो शिक्षक और प्रिंसिपल्स हैं, क्या उनसे कोई बात हो पाई है? नहीं, न शिक्षक से बात हो पाई न प्रिंसिपल से, लेकिन कहीं ना ये सलवन कॉलेज क्षेत्र के अंतर्गत एक कहिया बाजार पड़ता, वहाँ पे एक पटेल इंटर कॉलेज है, ये वहाँ का वीडियो है। आपको बताते चले कि छात्रों में इसको लेके बड़ा रोष है। छात्र छोड़िए, छात्र के अभिभावक जो है वो भी काफी नाराज है, लेकिन कहीं न कहीं इतना दबाव विद्यालय प्रबंधन का रहता है। बच्चे डरते हैं कि अगर जो है बयान देंगे या बाइट देंगे तो कहीं उसको परीक्षा में फेल न कर दिया जाए, जिससे उसका साल बर्बाद हो जाए। इसी दबाव के कारण बच्चों ने बाइट देने से तो मना किया, लेकिन उन्होंने मौखिक रूप से जरूर बताया है कि हमारे विद्यालय में ये अवैध वसूली संचालित करी जा रही है, कि पैसे अवैध प्रैक्टिकल के नाम पर अवैध वसूली। तो ओम शंकर, यहाँ पर कितने पैसे मांगे जा रहे हैं? पेपर के क्या कुछ रेट यहाँ पर दिखाई पता चला है कुछ, कि कितने पैसों में और किस हिसाब से यहाँ पर ये नकल करवाई जा रही है? हाँ, नाम न बताने की शर्त पे एक बच्चे के अभिभावक ने बताया है कि 500 से 1000 रुपए का रेट जो है इन्होंने खोला है प्रैक्टिकल के नाम पे, कि अगर इतना पैसा आप दे प्रैक्टिकल में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको कम नंबर मिलेंगे या फेल भी किया जा सकता है। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद निश्चित जो है, और आपको ये भी बता दें, ये पहला आर्या न्यूज का चैनल है जिसने ये खबर चलाई है। चलिए ओम शंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कब से ये सब काम चल रहा था, क्या इसके बारे में पता चल पाया है? इससे पहले भी जो परीक्षाएं थी, क्या उस दौरान भी इस तरह की कोई घटना हुई है? हाँ, कई घटनाएं सामने आती है, क्योंकि जिला मुख्यालय से जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंटर कॉलेज खुले हैं, कहीं न कहीं वो सीधी सीधी अवैध वसूली करते हैं और बच्चों के साथ साथ अभिभावकों का भी शोषण करते हैं। शोषण नकल के नाम पर, ये अच्छे नंबर दिलाने के नाम पर अवैध वसूली का एक आश्वासन देते हैं। कहीं न कहीं जो है इनको इस सुविधा का लाभ भी मिलता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ये सोचते हैं कि 1500 रुपए दे दो, बच्चों का साल न बर्बाद हो पाए। लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद निश्चित है कि इस विद्यालय के ऊपर एक कड़ी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। जी ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि ये एक वीडियो सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्राएं यहाँ पर पेपर लिख रही हैं
और नकल यहाँ पर सरेआम हो रही है। और यहाँ पर एक शिक्षक बैठा है जो नकल की बात वहां पर कर रहा है, रेट तय किए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही ये बोर्ड परीक्षाओं के दौरान का नजारा है जो वीडियो सामने आया है और इस पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो वहीं देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। यहाँ पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक वर्चुअली माध्यम से होगी और ये बैठक दोपहर 12 बजे होना तय बताया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बैठक में शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। देश में कोरोना की स्थिति को देखें तो मंगलवार की सुबह 8 बजे जारी हुए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 2483 कोरोना के नए केसेस सामने आए, जबकि 1399 लोगों की संक्रमण के दौरान मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बात करने और कोरोना की गति को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें ये बैठक काफी अहम साबित होगी क्योंकि कुछ ऐसे बड़े फैसले भी इस दौरान लिए जा सकते हैं जो आगे रणनीति तैयार करने में मदद कर सके। हालांकि आज बैठक में पीएम मोदी देश की जनता को एक और बूस्टर डोज मुफ्त कराने के लिए राज्य से आग्रह भी कर सकते हैं। बता दें कि ये कोई पहला बड़ा मौका नहीं है जब पीएम मोदी कोविड को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, बल्कि पीएम मोदी ने पहले भी देश में कोविड की स्थिति को देखते हुए और जमीनी हालात को समझते हुए मुख्यमंत्रियों और जिलाधिकारियों के साथ कई बार बैठक की है। गर्मी का पारा चढ़ने के साथ ही देश में बिजली संकट भी गहराता जा रहा है। देश में बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पार कर चुकी है और आलम यह है कि 85 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां कोयला खत्म होने वाला है। भीषण गर्मी के बीच देश में बिजली संकट अब डराने लग गया है। देश में ही बिजली की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मंगलवार को बिजली की मांग का एक नया रिकॉर्ड बन गया। यहाँ पर एक दिन में बिजली की सबसे ज्यादा मांग मंगलवार को दिखी, जहां 201.066 गीगावाट दर्ज की गई है मांग। यहाँ पर देश में बिजली की डिमांड का आलम यह है कि बिजली की मांग का एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिला। इसने पिछले साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। पिछले साल 200.539 गीगावाट की मांग दर्ज की गई थी, जबकि इस साल 201.066 गीगावाट दर्ज की गई है। यह आलम तब है जब अप्रैल का महीना खत्म भी नहीं हुआ और मई और जून में यह मांग बढ़कर 215 से लेकर 220 गीगावाट तक भी पहुंच सकती है। देश भर में करीब 85 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां कोयले का संकट खड़ा हो गया है, जिसके आने वाले दिनों में जो बिजली कटौती के रूप में इसका असर देखने को मिल सकता है। पावर प्लांट की शिकायत है कि रेल रेक में कमी की वजह से कोयला मिलने में देरी हो रही है। इस मामले पर रेलवे प्रवक्ता गौरव बंसल का कहना है कि पहले 300 रेक दी जाती थी, फिर कोयला मंत्रालय के कहने पर 405 रेक दी गई और अब हम 415 रेक दे रहे हैं, जिस पर कोल मंत्रालय राजी है। तो वहीं इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही थी जो पत्थरबाजी करने के लिए गरीबों को काम पर रख रही थी। इस जनसभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कई आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी गरीब और मुसलमान लड़कों को पैसे देकर खुद ही उनसे पत्थर फिकवाती है। दिग्विजय सिंह को आगे कहते सुना जा सकता है कि मेरे पास तथ्य नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आरोप लगा रहा हूं, लेकिन मैं इतनी शिकायतें जरूर जांच करूंगा। और उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब पिछले कुछ हफ्तों में देश में हिंसा की कई घटनाएं हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश के खरगोन हो, राजस्थान का करौली हो या फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हो। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान पर अब सीधा निशाना साधते हुए बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने भी कहा है कि भाजपा दंगों को रोकने वाली है, दंगों को बढ़ावा देने वाली नहीं। आप इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं जब आप कह रहे हैं कि आपके पास सबूत नहीं। तो उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अपने नेताओं को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। साथ ही बीजेपी के अन्य नेता तोहीन सिन्हा ने भी कहा है कि कांग्रेस इस्लाम समर्थक पार्टी बन गई है और वो हिंदू समुदाय को बदनाम करने के लिए कुछ भी करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की टिप्पणी रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात में दो समुदायों के बीच झड़पों के बाद आई है।
रायबरेली में सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। यहां पुलिस मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने का अभियान चला रही है। इस दौरान धार्मिक गुरुओं का ये भी उन्हें हिदायत दी गई है कि जो भी कोई नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि इस कार्रवाई को लेकर लगातार प्रशासन की भी नजर बनी हुई है, क्योंकि शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन को कड़े निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दिए गए हैं। और आपको बताते चलें कि हाल ही में रामनवमी और जहांगीरपुरी जो कि दिल्ली में है, वहां पर जिस तरह की कार्रवाई और हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली हैं, उसके बाद से मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता शुरू हो गया। ये शुरुआत जो हुई लाउडस्पीकर को लेके कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से हुई, जब राज ठाकरे का एक बड़ा बयान सामने आया, जिन्होंने लाउडस्पीकर और मस्जिदों में जो लाउडस्पीकर लगे हैं उनको लेकर बयान दिया था कि हम भी इनके सामने ही अब हनुमान चालीसा बजाएंगे। और इसी के बाद से अब लाउडस्पीकर को लेकर ये विवाद और भी गर्माता जा रहा है। और इसी बीच अब रायबरेली से खबर सामने आई है कि जहां पर नियम तोड़ने वालों के साथ कड़ी कार्रवाई को कहा गया है। दरअसल लाउडस्पीकर का प्रयोग करने वालों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। इसी बीच हमारे संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे ही बात करेंगे। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि रायबरेली में कैसी स्थिति बनी हुई है। जहां तक बात की जाए लाउडस्पीकर की, मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए हैं कि उनकी जो आवाज है उसे कम किया जाए ताकि वो सिर्फ परिसर तक ही रह सके। अगर जो दिल्ली के जहांगीरपुरी की घटना को लेकर जो है उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से जो है वो शिकंजा कसना शुरू कर दिया है इन लाउड स्पीकरों पर। आपको बताते चले, बिल्कुल साफ गाइडलाइन जारी करी है प्रदेश सरकार ने कि रात में 55 डिसिबल आवासीय एरिया में इससे ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। रात में इसको घटाकर 45 डिसिबल के कर दिया गया है। साइलेंस जोन में दिन में 50 डिग्री और रात में 40 डिसिबल की आवाज के साथ ही लाउड स्पीकर बजाए जा सकते हैं। यानी आपको जो भी बजाना है उसकी आवाज उस परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। इसी के निर्देश, शासन के निर्देश का पालन कराने के लिए कल शहर के विभिन्न मोहल्लों में सिटी मजिस्ट्रेट और जो है एसडीएम सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में पूरे एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत लगभग जो है वो 50% से अधिक मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकर को उतरवा दिया गया है। साथ ही जो मंदिर या मस्जिद के धार्मिक गुरु हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि अगर जो शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं कराया जाएगा तो निश्चित दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी आप लोगों पर भी। तो ओम शंकर, प्रतिक्रिया कैसी देखने को मिल रही है लोगों में? जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर ताबड़तोड़ तरीके से चल रही है, तो क्या सहमति हो पा रही है या किसी तरह का विरोध भी पुलिस को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है? हाँ, नहीं, कहीं ना कहीं लोग जो है सरकार की गाइडलाइन का पालन भी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मान के चलिए कि वही बिल्कुल ना के बराबर जो है लाउड स्पीकर उतर गए हैं। छोटा सा एक स्पीकर रखे हुए हैं जिससे उसी परिसर के अंदर ही आवाज रहती है और आवाज जो है वो बाहर नहीं जाती। हालांकि इस बारे में कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई है कि त्योहारों के समय साल में एक बार त्योहार आता है, तो कहीं ना कहीं उसको उस साल एक दिल्ली की में जिस तरह की घटना हुई है उसको लेकर जो है वो सख्ती से जिला प्रशासन जो है सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन कराने में जुटा है। पर ओम शंकर, यहाँ पर हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए थे, मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी यहाँ पर समर्थन किया गया था सीएम योगी का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्थिति बाकी जगहों की तरफ से तुलना में अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश में स्थिति इस वक्त सामान्य है। और इसी बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी यही कहना था, उन्होंने समर्थन किया था सीएम योगी के निर्देशों का। क्या उसके बावजूद भी लोगों में लाउडस्पीकर हटाने को लेकर किसी तरह का विद्रोह नजर आ रहा है, या फिर वो भी इस बात से सहमति रखते हैं कि लाउडस्पीकर की आवाज तेज नहीं होनी चाहिए, लाउडस्पीकर नहीं बजाने चाहिए? हाँ, अगर लोगों की बात करी जाए तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और एक तरह से इसको अच्छा भी बता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड पेपर सीबीएसई बोर्ड के आने वाले हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके एक तरह से पढ़ाई में व्यवधान जो पड़ता था, तो लोगों में एक तरह से ये खुशी भी जाहिर करी जा रही है कि सरकार ने एक अच्छा निर्देश दिया है। आपको जो भी करना है वो मंदिर परिसर के अंदर करिए, जो भी आपको अजान या नमाज पढ़नी है वो मस्जिद के अंदर करिए। तो ओम शंकर, पुलिस की कार्रवाई की यहाँ पे आपसे मैं बात करना चाहूंगी कि उनकी तरफ से किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? क्या कुछ जगहों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है, या फिर उसके अलावा जो नियम पुलिस की तरफ से यहाँ पे निर्धारित किए जा रहे हैं उसे तोड़ने वालों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में बताइए।
नहीं, अभी तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जब जिला प्रशासन की टीम वहां पर जाती है तो कहीं न कहीं जो उस मस्जिद या मंदिर के धर्मगुरु रहते हैं वो लाउड स्पीकर उतरवाने में पूरा सहयोग भी करते हैं, और जो है वो लाउड स्पीकर को उतरवाते हैं, साथ ही आश्वासन भी देते हैं कि शासन के द्वारा जितने भी डेसिबल मानक निर्धारित किए गए हैं उन्हीं के द्वारा हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जी ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि लाउड स्पीकर को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं, साथ ही निर्देश दिए जा रहे हैं कि उसकी जो ध्वनि है, जो आवाज है, उसे कम किया जाए ताकि आसपास के या रिहायशी इलाकों में लाउड स्पीकर की आवाज की वजह से कोई समस्या ना खड़ी हो सके। और तमिलनाडु से बड़े हादसे की एक खबर सामने आ रही है। यहां पर मंदिर में जुलूस के दौरान करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यह घटना तंजावुर जिले की है, जहां पर रथ जुलूस के दौरान ये घटना हुई। बताया यह भी जा रहा है कि जीवित बिजली का तार एक कार के संपर्क में आ गया, जिसके बाद से ये घटना हुई। देखते ही देखते कई लोग करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद अब 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में कई श्रद्धालु भी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि मंदिर में 94वां अपर गुरु पूजा उत्सव का कार्यक्रम हो रहा था और इस उत्सव में शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। सड़कों पर पारंपरिक रथ यात्रा के दौरान एक बिजली का तार एक कार के संपर्क में आ गया, जिसके बाद करंट लगने से यहां 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहां कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पार्टी में जाने का ऑफर ठुकरा दिया है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि गहरी जड़ें बना चुकी संरचनात्मक समस्याओं को परिवर्तनकारी सुधारों से माध्यम से ठीक करने के लिए कांग्रेस को मेरे जगह नेतृत्व सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो वहीं प्रशांत किशोर ने ये जो बयान दिया, इसके बाद से पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अपने पुराने मित्र पीके के साथ शानदार मुलाकात थी। पुरानी शराब, पुराना सोना और पुराने मित्र सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया और प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन और उनके साथ चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने विशेषाधिकार प्राप्त कर समूह 2024 का गठन किया। साथ ही किशोर को निर्धारित जिम्मेदारी के साथ इस समूह का हिस्सा बनाकर पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने हालांकि इनकार कर दिया और हम उनके प्रयासों और पार्टी को दिए गए सुझावों की सराहना करते हैं। सुरजेवाला की इस टिप्पणी के बाद कुछ ही देर बाद किशोर ने भी ट्वीट कर कहा कि मैंने विशेषाधिकार प्राप्त कार्य समूह का हिस्सा बनकर पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने की कांग्रेस की पेशकश को स्वीकार करने से इनकार किया है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हनुमान जयंती के दौरान जुलूस पर हुए पथराव की घटना में इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं अब हरिद्वार जिले का गांगडांडा जलालपुर सांप्रदायिक तनाव का नया एपी सेंटर बन चुका है। खास वजह यह रही कि शोभा यात्रा के दौरान हुए बवाल के खिलाफ आज यहां काली सेना ने हिंदू महापंचायत का ऐलान कर दिया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। डाडा जलालपुर के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 भी लगा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर माहौल को नहीं बिगड़ने देंगे। एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत का भी कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से 200 कांस्टेबल, 100 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 5 कंपनी पीएसी तैनात रहेंगे। तो वहीं कोई भी व्यक्ति अगर धारा 144 का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं काली सेना के संस्थापक और शांभवी पीठीधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप आज महापंचायत को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को खुली चेतावनी भी दी और कहा कि इस तरह की घटनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये देश विरोध और समाज विरोध तत्वों को हौसला बुलंद कर रही है और इन घटनाओं को हिंदू समाज किसी भी स्थिति में सहन नहीं करेगा।
और अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की। तो बता दें कि ये युद्ध शुरू हुए अब 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करा था और अब तब से लेकर अब तक सैनिकों समेत हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांतिपूर्ण समझौते की बात कही। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अब मॉस्को को अब भी यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समझौता होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के साथ मंगलवार को हुई एक बैठक में व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पिछले महीने तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच एक वार्ता हुई, जिसके दौरान अहम प्रगति हुई थी। और व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि इस्तांबुल में हुए कुछ समझौतों से मैंने यूक्रेन के साथ हाथ खींचे थे। और ये भी कहा गया कि यूक्रेन के अधिकारियों ने क्रिमिया ने और पूर्व यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों की स्थिति के मुद्दे पर अपना रुख बदल लिया है। इन मुद्दों को देश और दोनों ही देशों के राष्ट्रपतियों के लिए चर्चा के लिए छोड़ दिया गया। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी आगे जानकारी दी कि यूक्रेन में रुख में बदलाव से भविष्य में कोई समझौता कठिन होगा। मंगलवार को एक तरफ पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समझौता होने की उम्मीद जताई, तो वहीं दूसरी ओर रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इसी बीच स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमलों में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं और कई अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। तो इस बीच देसी सैनिक और समोसा आमतौर पर अपने ही देश नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरे देशों में जाने वाले लोग इसे खाना पसंद भी करते हैं। अगर आप भी समोसे के दीवाने हैं और इसे बड़े चाव से खाते हैं तो थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है और अगल बगल देखने की भी, क्योंकि जो समोसे आप खा रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, इस बात का पता अगर लग सके तो जरूर लगाएं। दरअसल सऊदी अरब में एक ऐसा मामला सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है, साथ ही लोगों को अलर्ट भी करता है। ये मामला रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का एक रेस्टोरेंट 30 साल से टॉयलेट में समोसे और दूसरे स्नैक्स तैयार कर रहा था। इस मामले का पता चलने के बाद रेस्टोरेंट को बंद करा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रेस्टोरेंट जेदा शहर में स्थित है, जहां पर जेदा नगर निगम का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट चल रहा है और इसमें सामान को टॉयलेट में बनाया जाता है। इस सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची और चेकिंग की गई तो ये बात सच निकली। इसके बाद टीम ने इसे बंद करवा दिया और टीम को छापे के दौरान पता चला है कि वॉशरूम में ही हर खाना और स्नैक्स और समोसा तैयार होता है। स्नैक्स बनाने के इस्तेमाल किए जा रहे मीट और चीज जैसे फूड आइटम्स भी यहाँ पर एक्सपायर्ड मिले हैं। कई आइटम्स ऐसे थे जिनकी एक्सपायरी डेट 2 साल पहले निकल चुकी है। टीम को वॉशरूम में जहां सामान तैयार होता था वहां पर कीड़े और कॉकरोचेस भी मिले हैं।